आज का जो टॉपिक हमारा है वो है इलेक्ट्रिक सेल एंड ईएमएफ, या इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी या फिर ईएमएफ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विच मेंटेन ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है या ऐसा सोर्स है जो किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंटिन्यूस फ्लो को किसी सर्किट में मेंटेन रखता है, ठीक है। अब आपने सेल लैब में देखा है, इसमें होता क्या है कि एक कंटेनर होता है, बर्तन होता है, ठीक है ना, एक वेसल कह देते हैं। इस वेसल में हम एक लिक्विड कंडक्टर, इस लिक्विड कंडक्टर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड कंडक्टर, यानी कि जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होंगे तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे। और इसमें दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना, दो प्लेट होंगे। इसमें से एक प्लेट का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का होता है और एक प्लेट का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने का होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक सेल है। तो इलेक्ट्रिक सेल में क्या है? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी सर्किट में मेंटेन रखता है। इसमें क्या होता है कि कोई लिक्विड कंडक्टर, जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट को अगर हम लोग लें तो लिक्विड कंडक्टर बन जाएंगे। इनमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होंगे और इसमें हम लोग दो प्लेट्स यूज़ करते हैं। एक प्लेट का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का होगा, जिसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का होगा उसको हम लोग एनोड बोलेंगे, और जिसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने का होगा उसको हम लोग कैथोड कहेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि इन प्लेट में और इस इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल प्रोसेसेस होती हैं। इन केमिकल प्रोसेसेस से क्या होता है कि एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव आके, तो यहाँ पर हुआ क्या, केमिकल प्रोसेस हुआ किसके बीच में, प्लेट्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में केमिकल प्रोसेसेस हुए। इन केमिकल प्रोसेस से ए में जो पहला प्लेट है उसमें चार्ज आ गया पॉजिटिव और दूसरा जो प्लेट है उसमें चार्ज आ गया नेगेटिव। तो एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। जिस प्लेट में पॉजिटिव आया उसको हम लोगों ने कहा एनोड और जिस प्लेट में नेगेटिव आया उसको हम लोगों ने कहा कैथोड। और इन दोनों को हम लोग अगर एक साथ, इन दोनों प्लेट को अगर एक साथ कहें, बात कहें कलेक्टिवली एक साथ लें, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और जो लिक्विड है इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और जो पूरा का पूरा ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें एक ए और बी ना लिख के इसको ए और सी देते हैं। तो ए मीन्स एनोड और सी मीन्स कैथोड। तो ए में चार्ज आ गया पॉजिटिव और बी सी में चार्ज आ गया नेगेटिव। ए में पॉजिटिव क्यों आया, इलेक्ट्रोलाइट और इस प्लेट के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, जिस केमिकल रिएक्शन से ए ने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो सॉल्ट थे उस सॉल्ट जो आयन्स बने उन आयन में से किसी को इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। तो इसके अंदर कौन सी प्रोसेस हुई, केमिकल प्रोसेसेस हुई। और इन केमिकल प्रोसेस के कारण क्या हुआ कि एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव हुआ। तो इलेक्ट्रिक सेल ने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिविटी जनरेट कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया। क्यों, केमिकल प्रोसेस के कारण। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए सेल इज ए डिवाइस विच चेंज केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। केमिकल प्रोसेसेस यहाँ पर हुई हैं। अगर इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव को हम लोग एक वायर से जोड़ दें तो उसमें करंट फ्लो होगा। तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो सेल के बाहर जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा और सेल के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। सेल के अंदर कहाँ से कहाँ को है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और सेल के बाहर कहाँ से कहाँ को है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर मैं इस सॉल्ट को AgNO3 लूँ, AgNO3 लिया, तो इसको बाद में समझेंगे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब इसमें ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक सेल, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक सेल दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर टू टाइप्स, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल जो होते हैं ना यूज एंड थ्रो वाले, जो हमारे घड़ियों के पीछे लगे रहते हैं या रिमोट में लगे रहते हैं, एक बार यूज़ करो और फेंक दो, मतलब जो केवल केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो केवल केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेल। अच्छा, अब हम अगर आजकल डिजिटल कैमरास की बात करें तो उसमें जो बैटरी वाले सेल्स होते हैं वो हम चार्ज भी कर सकते हैं। तो जब हम उन सेल से कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो उन सेल की केमिकल एनर्जी उस केस में
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अच्छा, अब सेल जब पूरा डिस्चार्ज हो गया तो उस सेल को जब हमने उसके चार्जर के साथ चार्ज किया तो उस केस में जो हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी है वो उस इलेक्ट्रिसिटी से वो फिर चार्ज हो रहा है, यानी कि अब इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सेल दो टाइप के हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या कर रहा है? प्राइमरी सेल केवल और केवल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मतलब प्राइमरी सेल चार्जेबल नहीं है। सेकेंडरी सेल केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है जब इलेक्ट्रिक सेल करंट ड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रिक सेल से करंट आ रही है, और जब इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग चार्ज करें और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो उस केस में उस सेल को हम लोग सेकेंडरी सेल कहेंगे। तो सेल दो टाइप के हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। क्या है? लिक्विड को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। दो प्लेट को हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिवली क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज आया उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनोड। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैथोड। तो एक एनोड है और एक कैथोड है, ठीक है। और इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सेल। इस सेल के बाहर जो करंट का डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ को है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और सेल के अंदर करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेल के अंदर करंट नेगेटिव टू, अब इसमें पॉजिटिव कब है? जब इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इलेक्ट्रॉन से AgNO3 है तो AgNO3 जो है, अगर AgNO3 को हम लोग तोड़ें तो AgNO3 जब टूटेगा तो वो Ag पॉजिटिव और NO3 में नेगेटिव में टूटेगा। तो जो Ag पॉजिटिव है तो Ag पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो Ag पॉजिटिव वाला यहाँ जाएगा। Ag पॉजिटिव वाला किस तरफ जा रहा है? पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो पॉजिटिव चार्ज को जा रहा है पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहा है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से नहीं जा रहा है, वो केमिकल प्रॉपर्टी के कारण Ag पॉजिटिव इस प्लेट की ओर गया। और जो NO3 नेगेटिव है वो NO3 नेगेटिव प्लेट की, अब तुम लोग कहोगे सर ये नेगेटिव है तो NO3 नेगेटिव तो नेगेटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव प्लेट तो NO3 को रिपेल करेगी। भाई इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो Ag पॉजिटिव के देखो शुरुआत में इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था। अब केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ? AgNO3 हमने मतलब किसी इस इलेक्ट्रोलाइट को हमने तोड़ के Ag पॉजिटिव NO3 बना दिया। तो जो Ag पॉजिटिव वाले हैं वो इस प्लेट की ओर आ रहे हैं ड्यू टू केमिकल प्रोसेसेस, और केमिकल प्रोसेस के कारण जब वो इस प्लेट की तरफ आएंगे तो Ag पॉजिटिव इस प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag बन जाएगा, और इस प्लेट ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या है? पॉजिटिव। और ये किसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से नहीं हुआ, किससे हुआ? केमिकल प्रॉपर्टी से। और NO3 नेगेटिव वाला, शुरू में इसके पास कोई नेगेटिव नहीं था, और NO3 नेगेटिव वाला जब इस प्लेट की तरफ गया तो उसने क्या करा? NO3 नेगेटिव ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और क्या आ गया? नेगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो आ रहा है वो केमिकल प्रोसेसेस के कारण आ रहा है, और उसके कारण पॉजिटिव चार्ज केमिकल प्रोसेसेस के कारण केमिकल चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। सेल के बाहर करंट, सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जा रहे हैं, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। सेल के बाहर करंट एनोड टू कैथोड है, सेल के अंदर करंट कैथोड टू एनोड है। तो इट इज सेल। और दो से दो या दो से ज़्यादा सेल के अरेंजमेंट को हम लोग बैटरी कहते हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया बेटा? आपका इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पर हो गया, ये तो हो गया। तो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल केवल और केवल इलेक्ट्रिकल को केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, जबकि सेकेंडरी केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में भी कन्वर्ट करता है। दूसरे शब्द में बात करें तो प्राइमरी सेल केवल और केवल डिस्चार्जेबल है, एक बार चार्ज डिस्चार्ज हो गए, पूरा एनर्जी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दिया तो खत्म हो गया, किसी काम का नहीं है। सेकेंडरी सेल ने अपना केमिकल एनर्जी पूरा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया तो आप दोबारा से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, मतलब आप फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेल हमारे दो टाइप के हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं EMF, किसकी बात करते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? देखिए, केमिकल एनर्जी के कारण एक प्लेट हमारा पॉजिटिव हो गया और एक प्लेट हमारा नेगेटिव हो गया, मतलब एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज आ चुका है, मतलब इस सेल के अंदर एनर्जी डेवलप हो गई। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूं, मैंने इस पॉइंट को पकड़ा एंड अगर मुझको इस पॉइंट को A से C और फिर सेल के अंदर से दोबारा लाते हुए A तक लेके आना है, पॉजिटिव चार्ज है ना, चार्ज कब फ्लो होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसने दिया?
सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और प्लेट के बीच में आने वाली केमिकल प्रोसेसेस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। उस पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो कब हुआ? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड कब आया? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कब आया? जब पोटेंशियल डिफरेंस आया। पोटेंशियल डिफरेंस कब आया? जब इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के बीच में केमिकल प्रोसेसेस हुई। तो उन केमिकल प्रोसेस के कारण एनर्जी आया। एनर्जी जो आ रहा है वो इस चार्ज को फ्लो करने के लिए चाहिए। तो द वर्क डन किसी भी एक कूलम, वर्क डन बाय द सेल इन फोर्सिंग ए यूनिट चार्ज टू फ्लो इन द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल। मतलब एक कूलम के चार्ज को ए से दोबारा ए तक लाने में इस सेल ने जो टोटल एनर्जी दिया, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यही तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब तुमने कहा सर फोर्स है, अब यहाँ पर तो डाउटफुल है ना, तो फोर्स है। अच्छा, आपको घर वाले हम लोग पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं ना, फोर्स करें मतलब मोटिवेट कर रहे हैं। तो क्या हम एक्चुअल में आप फोर्स लगा रहे हैं? नहीं, हम आपको जस्ट क्या कर रहे हैं, फोर्स करके पढ़ाई कीजिए, जस्ट वो भी यहाँ पर ऐसा ही फोर्स है। मैंने क्या बोला सुनिए। तो वर्क डन बाय द सेल इन forcing unit positive charge to flow in the whole circuit including the cell is called electromotive force या फिर EMF। ये फोर्स जस्ट मतलब अगर हम लोग कहें कि लिटरेचर वाइज कहें तो उस तरीके का फोर्स आप लोग कह सकते हो। मतलब जस्ट न्यूटन वाला फोर्स नहीं है, ये एनर्जी ही किसके लिए? यूनिट कूलम के लिए। यूनिट कूलम के लिए एनर्जी जो होता है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि ये पोटेंशियल या वोल्ट होता है, तो इसका यूनिट भी आपका वोल्ट होगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट कूलम ऑफ चार्ज थ्रू आउट द whole circuit, the amount of energy delivered by the cell to flow unit coulomb of charge throughout the whole circuit is called its EMF। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसका EMF कहेंगे। EMF is a characteristic property of the cell। EMF is the characteristic property of the cell। जो EMF है वो सेल का characteristic property है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि ये केवल और केवल इन प्लेट के नेचर पर और इस इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा। इन प्लेट के नेचर पर और इस इलेक्ट्रोलाइट पर। जब तक आप प्लेट चेंज ना करें और इलेक्ट्रोलाइट चेंज ना करें तो EMF में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप प्लेटों के बीच का गैप बढ़ा दें या प्लेटों के बीच का गैप पर घटा दें तो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस में, बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो EMF को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E से। और E देखो, E इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, ये एरो मैंने दिखाया। तो जो एरो यहाँ पर दिखाया है सेल के अंदर, कहाँ से कहाँ को है, देखिए सेल, ये एरो दिख रहा है ना, तो ये जो एरो है ये नेगेटिव तो कहाँ की तरफ आ रहा है? पॉजिटिव की तरफ। तो दिस व्हाट इज दिस एरो रिप्रेजेंट? अब एरो का मतलब वेक्टर नहीं, वेक्टर से नहीं है। एरो का मतलब ये है कि सेल के दिस एरो का सिंबल, ये एरो का सिंबल केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल के अंदर जो करंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और जबकि सेल के बाहर जो करंट होगा वो करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगा। तो दिस EMF, तो दिस इज नॉट ए वेक्टर। दिस व्हाट इज, अगर वेक्टर नहीं तो एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस एरो जस्ट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ current inside the cell, the direction of flow of positive charge inside the cell। वो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन को बता रहा है, वो हमारा E है। तो इस पॉइंट से चले हम सेल के बाहर चले, सेल के बाहर रेजिस्टेंस या जो कॉइल है इसमें चलने पर हम लोग C तक, कैथोड तक पहुँचे। फिर सेल के अंदर कैथोड से एनोड तक गए इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट भी चार्ज के फ्लो का अपोज करता है। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? चार्ज के फ्लो का अपोज करेगा। इस इलेक्ट्रोलाइट ने चार्ज के फ्लो का अपोज करना है, ठीक है भाई। और ये जो अपोज करेगा, और जो इस इलेक्ट्रोलाइट ने चार्ज के फ्लो का अपोज किया है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। तो इसको हम लोगों ने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करेगा भाई? तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। ये तो सेल की दो प्लेटें हैं, इन प्लेट के बीच के सेपरेशन बड़ा हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। EMF में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेपरेशन कम करोगे, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि सेल ने जो एनर्जी दी, उस एनर्जी का, जो एनर्जी प्रोड्यूस करी, उस एनर्जी का कुछ पार्ट खुद सेल ही कंज्यूम करेगा। जब उसके अंदर करंट, तो करंट जो है वो कंटिन्यूस फ्लो को, करंट जो है वो कंटिन्यूटी को बताता है। करंट कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं होता, करंट हमेशा कंटिन्यूस होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप A से C तक की बात करोगे, करंट A से C तक की फ्लो, करंट A से C तक भी फ्लो होगा और C से A तक भी फ्लो होगा। सेल के बाहर एनोड टू कैथोड, सेल के अंदर कैथोड टू एनोड, तो हो गया कंटिन्यूस, तो हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो सेल के बाहर
जो लॉस हो रहा है वो तो हमारे पर्पस का है ना, यहाँ पर आपने कोई बल्ब लगाया, कोई रेजिस्टेंस लगाया, कोई भी डिवाइस लगाया, तो उस डिवाइस ने इस सेल की केमिकल एनर्जी का लॉस किया जब करंट सेल के बाहर फ्लो होगा। लेकिन जब करंट सेल के अंदर फ्लो होगा तो इस सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट भी अपनी प्रोड्यूस एनर्जी का, मतलब जो सेल ने एनर्जी प्रोड्यूस करी थी उस एनर्जी का खुद वो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करेगा, लॉस करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे हैं। और वो किस में डिपेंड करेगा, देखिए इसके अंदर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो इट इज डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट एरिया। अब प्लेट एरिया जितना ज़्यादा डुबाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, प्लेट जितना कम डूबा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। एंड इट इज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा, है ना। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने के साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मैं अगर इस तरीके से इसको दिखा दूँ तो इट इज़ ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें ईएमएफ क्या दिखा रहा है, टोटल एनर्जी किसके लिए, टू फ्लो यूनिट कूलम ऑफ चार्ज थ्रू आउट द होल सर्किट। व्हाट इज दिस एरो रिप्रेजेंट, दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द सेल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जबकि सेल के बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव ये फ्लो होगा, ठीक है ना। जब सेल डिस्चार्ज होता है, जब सेल करंट दे रहा होता है तो ये एरो नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब सेल करंट ले रहा होगा, जब सेल को चार्ज करेंगे तो इस एरो का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव को होगा। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ के बीच में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। इट इज़ ईएमएफ। तो व्हाट इज ई, इक्वल टू डब्ल्यू टोटल कर देता हूँ मैं, टोटल अपॉन क्यू नॉट। व्हाट डू मीन बाय डब्ल्यू टोटल, मतलब मान लीजिए कि क्यू कुलाम का चार्ज ए से दोबारा ए तक आ गया। क्यू कुलाम का चार्ज पहले ए से सी तक गया सेल के बाहर, फिर सी से ए तक आया सेल के अंदर, दोबारा से ए के पास इस पॉइंट पर पहुंच गया। तो इसके लिए सेल ने जो टोटल वर्क डन किया, जो एनर्जी डिलीवर करी वो डब्ल्यू टोटल करी अपॉन कितना लिखा भाई हम लोगों ने, क्यू नॉट। अपॉन क्यू नॉट मतलब चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट कुलाम के लिए कितना एनर्जी दिया, डब्ल्यू टोटल। क्यू नॉट कुलाम के डब्ल्यू टोटल दे रहा है तो ए कुलाम के लिए कितना देगा, डब्ल्यू टोटल अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू टोटल अपॉन क्यू नॉट क्या, डब्ल्यू टोटल अपॉन क्यू नॉट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल टू फ्लो यूनिट कुलाम ऑफ चार्ज थ्रू आउट द होल सर्किट एंड इट इज कॉल्ड द ईएमएफ। इसको हम लोग सेल का ईएमएफ कहेंगे, ठीक है। अगर हम इसको मैकेनिकल एनालॉजी में समझे, मैकेनिकल एनालॉग समझे, मैं देखो भाई यहाँ पर ये क्या है, कुछ बॉल्स हैं। इस लड़के ने ये बॉल उठाई, बॉल उठा के ऊपर फेंकी, ग्रेविटी या इस बॉल ने मोशन किया यहाँ को, फिर ये इस विस्कस लिक्विड में नीचे गिरा, अब एनर्जी का लॉस किया और यहाँ पाने के बाद फिर ये मोशन में आया, फिर इसने उठा के ऊपर फेंका। अब देखिए इसने ये बॉल के कंटिन्यूस फ्लो को कौन मेंटेन रख रहा है, ये लड़का ही तो मेंटेन रख रहा है। ये एनर्जी दे रहा है, इस एनर्जी से बॉल इस सर्किट में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अगर बॉल नीचे से ऊपर उठा के नहीं देता तो क्या बॉल मूवमेंट करती नहीं, यहाँ पर रुक जाता। तो इसने क्या करना है कि इस बॉल को उठाया, उठा के ऊपर रखा, फिर ये मोशन में आया, नीचे आया, फिर इसने उठाया, उठाने के बाद फिर ऊपर गया, फिर ऊपर। तो इसने इस बॉल को नीचे से ऊपर उठाने वर्क डन कर रहा है ना, तो एनर्जी का फ्लो कौन कर, एनर्जी कौन डिलीवर कर रहा है, तो फ्लो डिलीवर कर रहा है। अब दूसरा, जब ये बॉल को नीचे से ऊपर उठा रहा है तो ये बॉल को तो उठा ही रहा है लेकिन साथ में अपनी बॉडी को भी तो खुद लिफ्ट अप कर रहा होगा। तो अपनी बॉडी को ऊपर को उठा रहा है तो इसने एनर्जी तो दिया, वो एनर्जी केवल बॉल के मोशन में नहीं दिया, वो एनर्जी बॉल के मोशन में तो दिया ही दिया लेकिन साथ में अपने आप को उठाने में भी तो दे रहा है। और अपने आप को उठाने में जो इसने एनर्जी का लॉस किया वो क्या कहलाया, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि वो यहाँ पर के मौसम में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अब ये लड़का जितना ज़्यादा भारी होगा, वेटेड होगा, तो इसकी डिलीवर्ड एनर्जी का उतना ही ज़्यादा पार्ट खुद अपने आप को लिफ्ट करने में जाएगा, ना कि बॉल को लिफ्ट मोशन बनाने में, समझ। और जितना पतला लड़का होगा तो भाई अपने आप को लिफ्ट का एनर्जी का लॉस करेगा, अपने आप को लिफ्ट करने में एनर्जी का लॉस तो करेगा ही करेगा। तो इसने जो एनर्जी दी है दो जगह जा रही है, बॉल को लिफ्ट करने में और अपने आप को लिफ्ट करने में। और अपने आप को लिफ्ट करने में जो एनर्जी है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका यहाँ कोई भी मोशन नहीं है, कोई भी यूज़ नहीं है। तो इट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ गए, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फिर एक बार करते हैं। The total energy delivered by a cell to flow unit coulomb of charge throughout the whole circuit is called EMF, electromotive force। फोर्स का मतलब न्यूटन वाला फोर्स नहीं है, फोर्स का मतलब ये चार्ज को मूव कराने को फोर्स कर रहा है। जैसे हम लोग आपको पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं वैसे ही ये भी चार्ज को फ्लो करने के लिए फोर्स कर रहा है। ये न्यूटन नहीं है, ये इसका यूनिट न्यूटन नहीं होगा। द टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल टू फ्लो यूनिट कूलम ऑफ चार्ज थ्रू आउट द होल सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे, ठीक है ना।
सेल क्या है भाई? सेल एक वेसल है, उस वेसल में हमने कोई लिक्विड कंडक्टर, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर सकते हैं। मैक्सिमम इनऑर्गेनिक सॉल्ट आपके जो हैं वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर सकते हैं। इसमें दो आप लोग रॉड डालेंगे, इन दो रॉड्स को प्लेट्स डालेंगे, इन दो प्लेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। एक प्लेट का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिविटी आएगी, केमिकल रिएक्शंस के कारण पॉजिटिविटी आएगी। और एक का इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होंगी कि वो उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है वो केमिकल रिएक्शंस के कारण आ रहा है। तो एक में पॉजिटिव आ गया और एक में क्या आ गया, नेगेटिव। दैट इज यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। अगर हम एक वायर लगा दें तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस वायर में पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। दैट इज सेल ने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सेल। इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेल। एंड दिस इज सिंबल। इसका सिंबल अगर बात करें, चलिए ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, और ये क्या है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने समझा दिया, मतलब सेल जो एनर्जी डिलीवर कर रहा है उसका कुछ पार्ट खुद सेल कंज्यूम करेगा। इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ बात, मतलब पूरा एनर्जी एक्सटर्नल सर्किट में नहीं जाएगा, कुछ पार्ट सेल उसका खुद कंज्यूम करेगा। ठीक है, खुद उसने कंज्यूम किया। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये प्लेटों के बीच के सेपरेशन में डिपेंड करेगा। पहला, प्लेट कितना डीप है उसमें डिपेंड करेगा। सेपरेशन के बढ़ने पे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। प्लेट का एरिया लिक्विड में जितना ज़्यादा डीप होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तीसरा, इस इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर पर, इस इलेक्ट्रोलाइट के कंसनट्रेशन पर भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोग सेल को यूज़ करते जाते हैं तो सेल का कंसनट्रेशन, सेल के इलेक्ट्रोलाइट का कंसनट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है। सेल के इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अगर कंटिन्यूसली बढ़ते रहेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ते रहेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ते रहेगा तो सेल ने जो एनर्जी प्रोड्यूस किया है उस प्रोड्यूस एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट खुद सेल ही कंज्यूम कर लेगा। एक्सटर्नल पार्ट में एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का भी अपना यूज़ है। व्हाट इज ई, अच्छा व्हाट इज ईएमएफ इज द टोटल, समझ गए। ईएमएफ इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल मीन्स इट इज डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड प्लेट। जब तक आप प्लेट या फिर इलेक्ट्रोलाइट के नेचर में चेंज ना करें तब तक ईएमएफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ईएमएफ अनचेंज रहेगा। अच्छा, प्लेटों के बीच गैप बढ़ा दिया तो प्लेटों के बीच गैप बढ़ने पर क्या ईएमएफ चेंज होगा? नो सर, ईएमएफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस में। प्लेटों का एरिया ज़्यादा डीप कर दें तो क्या ईएमएफ में फर्क पड़ेगा? नहीं सर, फर्क पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस में। ठीक है ना। तो ये क्या है आपका ईएमएफ। व्हाट इज दिस रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सेल। इट इज द करंट इनसाइड द सेल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और आउटसाइड द सेल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो इट इज ईएमएफ। समझने बात को, तो इट इज ईएमएफ। चलिए इतना